नमस्कार दोस्तों, सामान्य अध्ययन की क्लास 1 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो क्लास है अपनी वो एसएससी के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों सबसे पहले अपना क्वेश्चन है, पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। लोकसभा को दोस्तों जो है वो पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो लोकसभा को अपन फड़तम सदन भी कहते हैं, फड़तम सदन भी अपन लोकसभा को कहते हैं और इसको निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, फड़तम सदन के नाम से भी जाना जाता है और पॉपुलर चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है। वही दोस्तों बात करूँ मैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा को अपन उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को अपन उच्च सदन कहते हैं, प्रथम सदन, निम्न सदन और पॉपुलर चैम्बर अपन लोकसभा को कहते हैं। और दोस्तों वही बात करूँ मैं विधानसभा की, तो विधानसभा को तो आप जानते हो, ये राज्यों से विधानसभा जो होती है वो अपने राज्यों से संबंधित होती है। और संसद है दोस्तों, अपनी संसद है वो भारतीय संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। भारतीय संसद के 3 अंग है, कौन कौन से है? पहला होता है भारतीय संसद के अंदर राष्ट्रपति। भारतीय संसद 3 अंगों से बनी होती है, राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होती है लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर दोस्तों भारतीय संसद का निर्माण करती है, यह अपन को ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया, तो ये आपको याद रखना। जो संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, इनके जो अनुच्छेद है उनको मैंने एक क्रम में रखा है, तो उस हिसाब से आप इनको याद रख सकते हैं। संसद जो है 79 नंबर में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 में है, राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 में है और लोकसभा जो है वो अनुच्छेद नंबर 81 में है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों अपना, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो साल 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। यह दोस्तों कौन से देश की है? यह स्वीडन की है और ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। वही बात करें दोस्तों, ये तो हो गई साल 2019 की, और यदि अपन बात करें साल 2020 की, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर साल 2020 का किन्हें चुना गया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इन दोनों को दोस्तों साल 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया है और साल 2020 का अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, इन दोनों को चुना गया है। वही दोस्तों यदि मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर डी की कि विद्या देवी भंडारी, तो विद्या देवी भंडारी क्या है? विद्या देवी भंडारी जो है वो नेपाल की राष्ट्रपति है। कहाँ की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी? विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है, कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति है और जो बाइडेन और कमला हैरिस को साल 2020 का टाइम ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया और ग्रेटा थनबर्ग जो स्विट्जरलैंड के, इसको साल 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। तो दोस्तों इसकी बात करें अपन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की, तो दोस्तों जो ये टाइम है, टाइम क्या है? ये टाइम जो है वो अमेरिका की एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है। टाइम जो है वो अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपको ध्यान में ये रखना है, इसको स्टार लगा लीजिए, कि भारत में अब तक भारतीय व्यक्ति को अब तक, मतलब भारत के किसी व्यक्ति को अब तक टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सिर्फ एक बार चुना गया है। और वो कब चुना गया था? वो साल 2030 में चुना गया, साल 2030 में चुना गया। और एकमात्र इसके अंदर चुने जाने वाले भारतीय 2030 में चुने गए थे और उनका नाम है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को साल 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों अपना, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को दोस्तों अपन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं और 24 जनवरी को अपन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और 25 जनवरी को दोस्तों अपन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो दोस्तों इनको याद अपन को कैसे रखना है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाने की मैंने कोशिश की है। 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी, 23, 24, 25 कंटिन्यू है। तो इसको अपने याद रखने की ट्रिक बनाने की कोशिश की है, वो है सुभाष की बालिका, सुभाष की बालिका मतदान करने गई, सुभाष की बालिका मतदान करने गई। सुभाष से हो गया दोस्तों 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। बालिका से हो गया नेक्स्ट 24 जनवरी को बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को मतदान से हो गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इस प्रकार से अपन सुभाष की बालिका मतदान करने गई, इस ट्रिक से अपन 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस अपन याद कर सकते हैं। और 26 जनवरी तो दोस्तों आपको पता ही है, गणतंत्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों अपना, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। और दोस्तों सूर्य के सबसे दूर ग्रह की यदि मैं बात करूं तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह है वो है वरुण। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। सबसे नज़दीक है बुध। और वरुण की दोस्तों एक और खासियत बात ये है कि इसका रंग जो है वो हरे रंग का है। ये इसका रंग जो है वो हरा रंग है, हरा रंग है इस ग्रह का, वरुण ग्रह का जो सूर्य के सबसे दूर स्थित है। हरा रंग क्यों है इसका? हरे रंग के प्रकाश का ये उत्सर्जित करता है, इसकी वजह से इसका रंग हरा है। वही बात करूँ दोस्तों मैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? वो है बृहस्पति। जैसे नाम से भी बड़ा ही दिखाई दे रहा है अपन को बृहस्पति, सेम वैसे उसी प्रकार से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। वही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो मंगल है, मंगल की यदि मैं बात करूं तो मंगल को दोस्तों अपन लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका रंग लाल है, इसलिए इसको लाल ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। लाल रंग दोस्तों इसका आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल रंग दोस्तों जो मंगल का जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। लाल रंग मंगल का किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से मंगल का लाल रंग होता है, आयरन ऑक्साइड। ये आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। तो मंगल का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और सूर्य के सबसे दूर ग्रह है वो है वरुण। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अब दोस्तों अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर बुध की एग्जाम की दृष्टि से वो कौन से पॉइंट है जिनका अपन को ध्यान रखना है। तो एक पॉइंट दोस्तों अपन ने अभी भी पढ़ा कि ये सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, सूर्य के सबसे पास में है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। और दोस्तों सबसे छोटा ग्रह, दूसरी इसकी बात अपन को ध्यान में रखनी है कि ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह। जैसे अभी अपन ने पढ़ा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध। और तीसरी बात दोस्तों इसकी अपन को यह भी ध्यान रखनी है कि सबसे हल्का ग्रह है, सबसे हल्का ग्रह है बुध जो है वो सबसे हल्का ग्रह है। और स्टार लगाकर आप नंबर 4 बात को मार्क कीजिए, लिखिए कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध ग्रह के बारे में 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे हल्का ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान यानी कि जो बायोलॉजी है उसका जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है, अरस्तु को। जीव दोस्तों ये ध्यान रखना अपन को कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान
और जंतु विज्ञान, इन दोनों का जो जनक है, इन दोनों का बायोलॉजी और जूलॉजी, इन दोनों का जो फादर कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जीव जंतु, इस आप ऐसे याद रख सकते हो कि जीव जंतु अरस्तु, जीव जंतु अरस्तु, यानी कि जो जीव विज्ञान है और जो जंतु विज्ञान है, इन दोनों का जनक कौन है? अरस्तु है। वही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ, लेवासियर, लेवासियर जो है वो आपकी जो केमिस्ट्री है उसका जनक है, रसायन विज्ञान का जनक है लेवासियर। और वही बात करूँ दोस्तों मैं थियोफ्रेट्स की, तो थियोफ्रेट्स दोस्तों जो है वो बोटनी का जनक है, वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेट्स। और लिनियस जो है वो दोस्तों वो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? लीनियस है। लीनियस आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक है। और वैसे नॉर्मली पूछा जाए वनस्पति विज्ञान का जनक तो थियोफ्रेट्स है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने की बात है, यदि आपको पूछे वनस्पति विज्ञान का जनक तो थियोफ्रेट्स, यदि थियोफ्रेट्स ऑप्शन ना हो तो आपको लीनियस को टिक करना है, या आपसे दोनों ऑप्शन हो तो आपको क्लियरली देगा आधुनिक वनस्पति का जनक लीनियस होगा, और नॉर्मली यदि पूछा जाए वनस्पति विज्ञान का जनक तो थियोफ्रेट्स होगा। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर, चारों का अपन ने अध्ययन किया। अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक है, लीनियस आधुनिक वनस्पति का जनक है, और थियोफ्रेट्स वनस्पति विज्ञान का जनक है, और लेवासियर जो है वो रसायन विज्ञान का जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है, जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है, मुंबई में इसका मुख्यालय। तो दोस्तों आरबीआई से संबंधित अपने क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनका अध्ययन अपन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी, और उस समय इसकी स्थापना दोस्तों कोलकाता में की गई थी। इसका मुख्यालय था जो कोलकाता में है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो अभी अपन ने जैसे पढ़ा कि वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को जब इसकी स्थापना की गई तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो 1935 में स्थापना के समय कोलकाता में था, तो मुंबई में इसको कब लाया गया था? 1937, 1937 में कोलकाता से इसका मुख्यालय मुंबई बनाया गया। दूसरी चीज़ दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई? स्थापना दोस्तों इसकी 1935 में की गई, तो इससे 1 साल पहले यानी 1934 का जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम था, 1934 का जो एक्ट था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, उसके द्वारा दोस्तों आरबीआई की स्थापना की गई। भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों अपन को ध्यान में क्या रखना है कि जो आरबीआई है वो क्या करता है, भारत की अर्थव्यवस्था को यह नियंत्रित करता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर यह कंट्रोल करता है। वर्तमान में दोस्तों यदि इसकी बात करें तो वर्तमान में इसका जो गवर्नर है वो कौन है? आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। एक गवर्नर होता है प्लस 4 इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर है इसके डॉक्टर एम डी पातर, एम के जैन, वीपी कानूनगो, एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव को हाल ही में नियुक्त किया गया। तो एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर का, पहला नंबर का इसका गवर्नर कौन था, तो वो था दोस्तों सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ इसका प्रथम नंबर का गवर्नर था। सबसे पहले गवर्नर कौन था? सर ओसबोर्न स्मिथ, SO स्मिथ। और 29 इसके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। और दोस्तों जब पहले ये एक निजी बैंक था, परंतु 1949 में यह भारत सरकार का उपकरण बना था। सबसे महत्वपूर्ण इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया?
तराइन का दोस्तों, तराइन का फड़तम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन में दोस्तों दो युद्ध हुए थे, फड़तम युद्ध और द्वितीय युद्ध। तराइन का फड़तम युद्ध और द्वितीय युद्ध। फड़तम युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में लड़ा गया और सेकेंड युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में लड़ा गया। ये अपन को ध्यान में रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और तराइन का दोस्तों द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया। अब दोस्तों अपन को ये ध्यान में रखना है कि ये युद्ध किनके बीच में लड़े और इसमें विजेता कौन रहा। तो तराइन के दोस्तों जो ये दोनों युद्ध है वो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़े गए। किन किन के बीच में लड़े गए? पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में ये दोनों युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, दोनों युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़े गए। तराइन का जो प्रथम युद्ध है उसके अंदर पृथ्वीराज की विजय हुई थी और उस यानी कि मोहम्मद गोरी की हार हुई थी प्रथम युद्ध में, और उस हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी ने अगले साल 1192 ईस्वी में फिर से पृथ्वीराज से लड़ाई लड़ी और उसके अंदर उसने पृथ्वीराज को हरा दिया था। यानी दोस्तों ध्यान ये रखना है कि पृथ्वीराज तराइन के प्रथम युद्ध में विजय रहा और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया, उसमें विजय कौन रहा? उसमें विजय रहा मोहम्मद गोरी। और गोरी से संबंधित दोस्तों एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने एक और युद्ध लड़ा 1194 ईस्वी में, जिसको चंदावर का युद्ध कहते हैं। जिसको चंदावर का युद्ध कहते हैं 1194 ईस्वी में लड़ा मोहम्मद गोरी, उसमें विजय रहा था। इसने किसको हराया था? 1194 में जयचंद को इसने हराया था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था, जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टका। टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, बांग्लादेश की मुद्रा टका। वही बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए में है येन। ये येन दोस्तों कहाँ की मुद्रा है? येन दोस्तों जापान की मुद्रा है। येन कहाँ की मुद्रा है? ये जापान की मुद्रा है दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीएचएसएल 2019 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है। बांग्लादेश की क्या है? टका है। ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों क्यात। क्यात कहाँ की मुद्रा है? क्यात म्यांमार की मुद्रा है। क्यात कहाँ की मुद्रा है? क्यात म्यांमार की मुद्रा है। और ऑप्शन नंबर डी में है लीरा। लीरा कहाँ की मुद्रा है? लीरा तुर्की की मुद्रा है। लीरा कहाँ की मुद्रा है? तुर्की की मुद्रा है। तो ये जापान की, टका बांग्लादेश की, क्यात म्यांमार की और लीरा तुर्की की मुद्रा है। बांग्लादेश से संबंधित दोस्तों कुछ और बातों पर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान में ये रखना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। वही दोस्तों दूसरी ओर अपन को ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, शेख हसीना। और राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। तो ये चार चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता कौन है? तो साल 2019 का क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो इसका सही जवाब है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इंग्लैंड ने पहली बार यह खिताब अपने नाम किया था। प्रथम बार दोस्तों क्रिकेट का जो विश्व कप है वो इंग्लैंड ने जीता था। इंग्लैंड ने फाइनल में किसको हराया था? फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। यानी कि जो न्यूजीलैंड था वो क्या था? इस क्रिकेट विश्व कप 2019 का उप विजेता था। विजेता इंग्लैंड, उप विजेता न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने दोस्तों सेमीफाइनल में भारत को हराकर न्यूजीलैंड इसके फाइनल में पहुंचा था।
बात करें दोस्तों क्रिकेट विश्व कप 2019 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो सबसे पहले दोस्तों अपन को ध्यान में ये रखना है कि ये 12वां संस्करण था। कौन से नंबर का संस्करण था? ये 12वें नंबर का दोस्तों यह संस्करण था। 12वें नंबर का यह संस्करण था। कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों? यह टूर्नामेंट जो है वो इंग्लैंड प्लस वेल्स में दोस्तों इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इंग्लैंड प्लस वेल्स में विजेता इसका इंग्लैंड रहा, उप विजेता इसका न्यूजीलैंड रहा। और सबसे ज़्यादा रन दोस्तों इस टूर्नामेंट में किसने बनाए? भारतीय स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे? मिशेल स्टार्क ने इसमें सबसे ज़्यादा विकेट इस टूर्नामेंट में लिए थे। ये तो रही दोस्तों साल 2019 की बात। अब इसके बाद में दोस्तों जो क्रिकेट का विश्व कप है वो साल 2023 में आयोजित किया जाएगा। और साल 2023 में इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा? भारत के अंदर साल 2023 में क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के अंदर किया जाएगा। भारत के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों क्रिकेट विश्व कप की यदि बात करें तो क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो भारत की इसके अंदर स्थिति देखते हैं तो भारत अब तक दोस्तों क्रिकेट विश्व कप में 2 बार विजेता रह चुका है। क्रिकेट विश्व कप में 2 बार विजेता रह चुका है। 1983 में 1983 का वर्ल्ड कप जो कपिल पाजी ने जिताया था, और 2011 का विश्व कप जिसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। तो 2 बार भारत क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है, 1983 में और 2011 में। 1983 में दोस्तों भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हराया था और 2011 में श्रीलंका को हराकर यह खिताब जीता था। और सौरव गांगुली की कप्तानी में साल 2003 में दोस्तों भारत इस टूर्नामेंट का उप विजेता रहा था। और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराकर साल 2003 का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कौन से साल में की थी? 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। वही बात करूँ मैं जेम्स चैडविक की, तो जेम्स चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की 1932 में। और रदरफोर्ड की यदि मैं बात करूं तो रदरफोर्ड ने दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी साल 1920 में। 1920 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। हालांकि पहले गोल्डस्टीन ने इनकी खोज की थी प्रोटॉन की, लेकिन उन्होंने उनको प्रोटॉन नहीं, कैथोड कण वगैरह अलग नाम दिया, लेकिन सही रूप मायने में यदि देखा जाए तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी साल 1920 में। तो न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, प्रोटॉन रदरफोर्ड, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन। और न्यूटन का दोस्तों आपको पता ही है, न्यूटन की गतिकी के नियम दिए थे इन्होंने। 3 नियम दिए थे न्यूटन की गति का, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। अब दोस्तों ये अपन को याद कैसे रखना है? जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड, प्रोटॉन, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन। इनके याद रखने के लिए दोस्तों अपन थोड़ी सी ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रिक को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्रोफेसर रदरफोर्ड। ये ट्रिक है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करना। प्रोफेसर रदरफोर्ड ने 11 सन को न्यू चेक किया। प्रोफेसर रदरफोर्ड ने 11 सन को, 11 का मतलब होता है दोस्तों 11, सन मतलब पुत्र। प्रोफेसर रदरफोर्ड ने 11 बच्चों को न्यू चेक किया। तो प्रोफेसर रदरफोर्ड का मतलब हो गया, प्रो से हो गया दोस्तों प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। फिर 11 से हो गया दोस्तों इलेक्ट्रॉन। 11 से हो गया इलेक्ट्रॉन। सन का मतलब हो गया दोस्तों थॉमसन। सन का मतलब थॉमसन, 11 का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। और न्यू चेक, न्यू का मतलब न्यूट्रॉन और चेक मतलब जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन इसको याद रख सकते हैं। प्रोफेसर रदरफोर्ड ने 11 सन को न्यू चेक किया। इसके बाद में आती है दोस्तों अपनी फटाफट प्रश्नोत्तरी, जिसके अंदर दोस्तों 5 क्वेश्चन होंगे। उनका अपन डिटेल में अध्ययन दोस्तों नहीं करेंगे, सिर्फ अपन उनका
फटाफट प्रश्नोत्तरी है तो अपन उनका सिर्फ आंसर जानते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अपने फटाफट प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, उसका नाम होता है दोस्तों फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। फीमर जो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी लागू हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों अपना, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। नेक्स्ट है अपना, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू खेल किस से संबंधित है? तो जो जल्लीकट्टू खेल है दोस्तों वो तमिलनाडु का है और इसके अंदर बेलों से इसके अंदर लड़ाई करवाई जाती है जल्लीकट्टू खेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पेशीय थकान किसके जमाव से होता है? यानी जो पेशीय थकान होती है वो कौन से अम्ल के जमने की वजह से होती है? तो उस अम्ल का नाम है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमाव की वजह से पेशीय थकान महसूस होती है। क्वेश्चन ऑफ द डे पे दोस्तों यदि अपन बात करें तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? इसी सेशन में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है, इसलिए इसी सेशन में से एक क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने रखा है जिसका जवाब आपको देना है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन नंबर ए एम राजेश्वर राव, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास और ऑप्शन डी राजीव कुमार। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।